कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे और सुरक्षित भी होंगे घर पे। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9 के गणित के सांख्यिकी पाठ को आगे पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान में एक नया पाठ गरीबी की शुरुआत करेंगे। इसके बाद बच्चों हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करते हुए विज्ञान में कार्बन एवं उसके यौगिक को शुरू करेंगे और सामाजिक विज्ञान में कृषि पाठ को शुरू करेंगे। बच्चों मेरी बात तो याद है ना आप लोगों को। आप सभी को एपिसोड देख लेने के बाद अपना किताब खोल के और उससे भी हर पाठ को पढ़ लेना है जो भी आज पढ़ाया जाएगा, तभी आप अच्छे से चीजों को याद रख पाएंगे। तो सभी अपने कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय सांख्यिकी का भाग 4 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था आंकड़ों का आलेखीय निरूपण भाग 1, जिसमें हमने जाना था दंड आलेख के बारे में और थोड़ा सा आयत चित्र के बारे में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आंकड़ों का आलेखीय निरूपण भाग 2, जिसमें हम आयत चित्र किस तरह खींचते हैं ये जानेंगे और बारंबारता बहुभुज किस प्रकार बनाते हैं ये जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। हमने पिछली वीडियो में आयत चित्र का परिचय जाना था। आज के वीडियो में हम आयत चित्र किस तरह खींचते हैं ये जानेंगे एक उदाहरण से। आइए देखते हैं। एक कक्षा के 36 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। ये रहे आंकड़े उन 36 विद्यार्थियों के, जिसमें एक तरफ भार लिखा हुआ है और दूसरी तरफ लिखा है विद्यार्थियों की संख्या। दिए गए आंकड़ों को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि अब हमें इन दिए हुए आंकड़ों को आलेखीय रूप में निरूपित करना है। तो चलिए सीखते हैं कि किस तरह हम इन्हें निरूपित करेंगे। इसे निरूपित करना हम चरणों में सीखेंगे। हमारा सबसे पहला चरण होगा एक उपयुक्त पैमाना लेकर भार को क्षैतिज अक्ष पर निरूपित करें। यानी कि सबसे पहले हम क्षैतिज अक्ष पर पैमाना लेंगे। हम जो पैमाना लेंगे उसमें 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 5 केजी के। ये देखिए, ये हमने क्षैतिज अक्ष पर एक पैमाना लिया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 केजी के। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि O के बाद एक निकुंज सा बना हुआ है, जिसे इंग्लिश में हम किंग कहते हैं। ये हमने क्यों बनाया है यहाँ पर? ये हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हमारा पहला वर्ग अंतराल 30.5 से प्रारंभ हो रहा है, ना कि 0 से। इसलिए एक निकुंज का चिन्ह बनाकर या अक्ष में एक विच्छेद दिखाकर इसे हम आलेख पर दर्शा सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे चरण की तरफ। हमारा दूसरा चरण है एक उपयुक्त पैमाने के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या अर्थात बारंबारता को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर निरूपित करें। यानी कि अब हम ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक पैमाना लेंगे, जिसमें हम विद्यार्थियों की संख्या अर्थात बारंबारता को निरूपित करेंगे। जैसा कि ये देखिए, ये हमने बनाया है एक ऊर्ध्वाधर अक्ष, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार संख्याएं निरूपित की गई हैं। पर आप इसे देखकर सोच रहे होंगे कि ये हमने केवल 16 तक ही क्यों बनाया है? क्योंकि यहाँ पर इस आंकड़े में हमारे जो अधिकतम बारंबारता थी वो 15 थी। इसलिए हमने एक ऐसे पैमाने का यहाँ पर चयन किया है जिससे कि उसमें यह अधिकतम बारंबारता आ सके। जब आप इन दोनों अक्ष को आलेख पर निरूपित कर लेंगे तो आपको कुछ
इस तरह की आकृति मिलेगी, जिसमें एक तरफ होगा भार और दूसरी ओर होगा विद्यार्थियों की संख्या अर्थात बारंबारता। तो चलिए अब हम आलेख पर आयत बनाते हैं। तो हमारा अगला चरण होगा, हम वर्ग अंतराल के अनुसार समान चौड़ाई और संगत वर्ग अंतरालों की बारंबारता को लंबाइयां मानकर आयत बनाते हैं। यानी कि अब हम यहाँ पर आयत बनाएंगे जिसकी चौड़ाई होगी हमारे वर्ग अंतराल के अनुसार और उसकी लंबाई होगी हमारे संगत वर्ग अंतरालों की बारंबारताओं के अनुसार। तो जैसे कि हमारे आंकड़े थे, हमारा सबसे पहला वर्ग अंतराल था 30.5 से लेकर 35.5 तक, जिसकी बारंबारता थी 9। तो यहाँ पर हमने एक आयत बनाया जिसकी चौड़ाई होगी 1 सेंटीमीटर की और लंबाई होगी 4.5 सेंटीमीटर की, जो कि दर्शा रही होगी विद्यार्थियों की संख्या अर्थात बारंबारता, जो कि 9 है। इसी प्रकार से आप दिए गए और भी सभी भार को और विद्यार्थियों की संख्या को देखकर आयत बनाएंगे। जब आप सभी भार के अनुसार आयत बना लेंगे तो आपको कुछ इस तरह का आलेख मिलेगा। तो इस तरह से हमने दिए हुए आंकड़े को आलेखीय रूप में निरूपित कर लिया। अगर आप इस आकृति को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो क्रमागत आयतें हैं उनके बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं है। इसलिए यह जो हमारी परिणामी आलेख है एक ठोस आकृति के समान दिखाई पड़ रही है और ऐसे आलेख को हम आयत चित्र कहते हैं, जो कि संतत वर्गों वाले वर्गीकृत बारंबारता बंटन का एक आलेखीय निरूपण है। तो अब आपने आयत चित्र बनाना सीख लिया है इस उदाहरण के साथ। चलिए अब हम बढ़ते हैं एक प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। ये रही वो सारणी जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ लिखी गई है लंबाई मिलीमीटर में और दूसरी तरफ लिखी गई है पत्तियों की संख्या अर्थात बारंबारता। दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। तो यहाँ पर हमें इस आंकड़े के अनुसार एक आयत चित्र बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस प्रश्न का हल। अगर आप इस प्रश्न में दिए गए आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो दिए गए वर्ग अंतराल हैं वो संतत नहीं है। और ये संतत क्यों नहीं है? ये संतत इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी दो क्रमागत वर्गों की ऊपरी और निम्न सीमाओं के बीच रिक्त स्थान है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर इन दोनों क्रमागत वर्गों की ऊपरी और निम्न सीमाओं के बीच रिक्त स्थान है। तो पहले हमें इन आंकड़ों में दिए गए वर्ग अंतराल को संतत बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पहले अंतरालों को विभक्त करना होगा, जिससे कि क्रमागत अंतरालों की ऊपरी और निम्न सीमाएं समान हो जाएं। समान करने के लिए हमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा और उसके बाद के वर्ग की निम्न सीमा के बीच का अंतर ज्ञात करना होगा। हमने यहाँ पर एक वर्ग लिया है 118 से लेकर 126 तक और दूसरा वर्ग है हमारा 127 से लेकर 135 तक। तो हमारे वर्ग 127 से लेकर 135 तक की निम्न सीमा है 127 और 118 से लेकर 126 तक की ऊपरी सीमा है 126, जिसका अंतर अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 और जब इस अंतर का आधा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.5। यानी कि अब हमें 0.5 को प्रत्येक ऊपरी सीमा में जोड़ना है और फिर इसी राशि को प्रत्येक निम्न सीमा से घटा देना है। तो जब हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो हमें निम्नलिखित संतत वर्ग प्राप्त होता है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर जो हमारी लंबाई दी हुई है वो हो जाएगी 117.5 से लेकर 126.5। दूसरा वर्ग अंतराल हो जाएगा हमारा
126.5 से लेकर 135.5। तीसरा वर्ग अंतराल हो जाएगा हमारा 135.5 से लेकर 144.5। इसी तरह जब आप सभी वर्ग अंतरालों के लिए प्रत्येक ऊपरी सीमा में 0.5 को जोड़कर और प्रत्येक निम्न सीमा में 0.5 को घटाकर प्राप्त करेंगे तो आपको मिलेगा 144.5 से लेकर 153.5, 153.5 से लेकर 162.5, 162.5 से लेकर 171.5, 171.5 से लेकर 180.5। तो ये रहे हमारे संतत वर्ग अंतराल। तो चलिए अभी हमने जिस प्रकार से आयत चित्र बनाना सीखा है, इस नए आंकड़े के अनुसार आयत चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले आयत चित्र बनाने के लिए हमें क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष बनाना पड़ेगा, जिसमें कि हमारे क्षैतिज अक्ष में हम निरूपित करेंगे लंबाई को, जो कि दिए हुए हैं मिलीमीटर में, और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर हम निरूपित करेंगे पत्तियों की संख्या। तो आलेख में आपको कुछ इस तरह का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष बनाना पड़ेगा। अब हम हमारे दिए गए वर्ग अंतराल के अनुसार आयत बनाएंगे, जिसमें कि हमारे आयत की चौड़ाई होगी वर्ग अंतराल के समान और लंबाई होगी वर्ग अंतरालों की बारंबारताओं के अनुसार। तो हमारा जो पहला वर्ग अंतराल प्राप्त हुआ था हमें, वो था 117.5 से लेकर 126.5, जिसकी बारंबारता थी 3। एक तो ये हमने बनाया एक आयत जिसकी चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर और लंबाई है 3 सेंटीमीटर। तो इसी तरह आप प्राप्त किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी के आयत बना सकते हैं। जब आप सभी लंबाई के आयत बना लेंगे तो आपको कुछ इस तरह की आकृति प्राप्त होगी और यही हो जाएगा हमारा इस दिए हुए आंकड़े का आयत चित्र। तो यहाँ पर हमने अब दिए गए आंकड़े का आयत चित्र बना लिया है। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं बारंबारता बहुभुज की तरफ। मात्रात्मक आंकड़ों यानी कि क्वांटिटेटिव डेटा और उनकी बारंबारताओं को निरूपित करने की एक अन्य विधि भी है, वह है एक बहुभुज। बारंबारता बहुभुज का प्रयोग तब किया जाता है जबकि आंकड़े संतत और बहुत अधिक होते हैं। यह समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना करने में, अर्थात एक ही कक्षा के दो अलग अलग सेक्शनों के प्रदर्शनों की तुलना करने में अधिक उपयोगी होता है। तो अभी हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करी है बारंबारता बहुभुज के बारे में। चलिए एक उदाहरण से हम ये जानते हैं कि हम किस तरह बारंबारता बहुभुज बनाते हैं। बारंबारता बहुभुज बनाना सीखने के लिए कुछ चरण है। आइए पहले उन चरणों को जानते हैं। बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हम सबसे पहले एक आयत चित्र बनाते हैं और फिर आयत चित्र के संगत आयतों की ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़ देते हैं। मान लीजिए हमने एक आयत चित्र लिया है ये, जिसमें हमने आयत चित्र के संगत आयतों की ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़ दिया है। इसके बाद हम इन मध्य बिंदुओं को B, C, D, E, F और G से प्रकट करते हैं, जैसे कि आप इस आकृति में देख पा रहे होंगे। परंतु इस आकृति में आपको यह बहुभुज पूरा नहीं लग रहा होगा, इसलिए हम बहुभुज को पूरा करने के लिए मान लेते हैं कि जो हमारा पहला वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ होता है, ठीक उससे पहले के और जो हमारा आखिरी वर्ग अंतराल दिया हुआ होता है उसके बाद के शून्य बारंबारताओं वाला एक वर्ग अंतराल है और उसके मध्य बिंदु किसी दो बिंदु को मान लेते हैं। इस आकृति में अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पहले वर्ग अंतराल के और आखिरी वर्ग अंतराल के आगे और पीछे दो मध्य बिंदुएं शून्य बारंबारताओं पे बनाई गई दिख रही होगी, जिसे हमने नाम दे दिया है A और H। और इस आकृति में दर्शाए गए आंकड़ों का संगत बारंबारता बहुभुज A, B, C, D, E, F, G, H है। तो इस तरह
हम बारंबारता बहुभुज बनाते हैं। चलिए एक प्रश्न करते हैं बारंबारता बहुभुज का, जिससे कि आप बारंबारता बहुभुज बनाना सीख जाएंगे। एक उदाहरण है, एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक प्रेक्षण किए गए। ये रहा वो साप्ताहिक प्रेक्षण जिसमें एक तरफ निर्वाह खर्च सूचकांक दिया हुआ है और दूसरी ओर सप्ताहों की संख्या दी गई है, अर्थात बारंबारता दी गई है। दिए गए आंकड़ों का एक बारंबारता बहुभुज आयत चित्र बनाए बिना खींचे। तो यहाँ पर हमें आंकड़े का एक बारंबारता बहुभुज बनाना है, वो भी बिना आयत चित्र के। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह हम बारंबारता बहुभुज बनाएंगे इस दिए गए आंकड़े का। क्योंकि आयत चित्र बनाए बिना हम एक बारंबारता बहुभुज खींचना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें हमारे दिए गए वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होगा। वर्ग चिन्ह हम ज्ञात करेंगे निम्नलिखित प्रक्रिया से। हमारे पहले वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा है 150 और निम्न सीमा है 140। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हम ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ देते हैं और फिर उसे भाग देते हैं 2 से। तो यहाँ पर हम अगर पहले वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 150 प्लस 140 बटे 2 अर्थात 290 बटे 2 यानी कि 145। तो हमारे पहले वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह हमें मिला है 145। इसी तरह से आप और भी दिए गए वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं। जब आप सभी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह की सारणी मिलेगी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ निर्वाह खर्च सूचकांक लिया है हमने, दूसरी तरफ है वर्ग चिन्ह सभी वर्ग अंतरालों का और तीसरा है सप्ताहों की संख्या अर्थात बारंबारता। चलिए अब हम बनाते हैं बारंबारता बहुभुज। अब हम आलेख पर क्षैतिज अक्ष पर वर्ग चिन्ह आलेखित करेंगे और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर बारंबारताओं को आलेखित करेंगे और फिर उन पर बिंदुओं को आलेखित करेंगे। हमारी बिंदुएं हो जाएंगी जिसका भुज होगा वर्ग चिन्ह उस वर्ग अंतराल का और कोटि होगी बारंबारता। तो हमारे बिंदु हो जाएंगे B 145,5, C 155,10, D 165,20, E 175,9, F 185,6 और G 195,2 और फिर उन्हें हम रेखाखंडों से मिला देंगे। जब हम सभी बिंदुओं को आलेखित कर लेंगे और रेखाखंडों से मिलाएंगे तो हमें कुछ इस तरह की आकृति प्राप्त होगी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस आकृति में कि यह बहुभुज पूरा नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसे पूरा करेंगे। पूरा करने के लिए हमें शून्य बारंबारता के साथ वर्ग 130 से 140 जो निम्नतम वर्ग 140 से 150 के ठीक पहले है और G 195,2 के तुरंत बाद आने वाले बिंदु H 205,0 को आलेखित करेंगे। जब हम इन दोनों बिंदुओं को आलेखित कर लेंगे तो हमें कुछ इस तरह की आकृति प्राप्त होगी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यह एक बहुभुज बन रहा है जो कि अब पूरा भी लग रहा है। तो यहाँ पर A, B, C, D, E, F, G, H हो जाएगी हमारी परिणामी बारंबारता बहुभुज। तो इस तरह हम बारंबारता बहुभुज बनाते हैं बिना आयत चित्र के। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर निरूपित करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं अध्याय सांख्यिकी के बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। तो आइए देखते हैं उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, 25 शहरों की वार्षिक वर्षा का संकलन करके आयत चित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कितने शहरों की वार्षिक वर्षा 28 इंच से 32 इंच तक होगी? हमारे दिए गए विकल्प हैं 3, दूसरा है 6, तीसरा है 5 और चौथा है 7। हमारा दूसरा प्रश्न है,
25 शहरों की वार्षिक वर्षा का संकलन करके आयत चित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कितने शहरों की वार्षिक वर्षा 26 इंच से लेकर 30 इंच तक होगी? हमारे दिए गए विकल्प हैं 3, दूसरा है 6, तीसरा है 5 और चौथा है 7। हमारा तीसरा प्रश्न है 25 शहरों की वार्षिक वर्षा का संकलन करके आयत चित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कितने शहरों की वार्षिक वर्षा 34 इंच से 38 इंच तक होगी? हमारे दिए गए विकल्प हैं 3, दूसरा है 6, तीसरा है 10 और चौथा है 7। हमारा चौथा प्रश्न है वर्ग अंतराल 150 से लेकर 160 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? हमारे दिए गए विकल्प हैं 130, दूसरा है 140, तीसरा है 155 और चौथा है 145। हमारा पांचवा प्रश्न है वर्ग अंतराल 125 से लेकर 145 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? हमारे दिए गए विकल्प हैं 130, दूसरा है 135, तीसरा है 155 और चौथा है 145। चलिए अब हम पढ़ते हैं इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर की ओर। हमारे पहले प्रश्न का सही उत्तर है बी यानी कि दूसरा विकल्प। हमारे दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है सी यानी कि तीसरा विकल्प। हमारे तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है सी यानी कि तीसरा विकल्प। हमारे चौथे प्रश्न का सही उत्तर है सी यानी कि तीसरा विकल्प। हमारे पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है बी यानी कि दूसरा विकल्प। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है पाठ 3 गरीबी। आज के इस पाठ में हम चर्चा करेंगे कि गरीबी की परिभाषा क्या है, गरीबी का दुष्चक्र किसे कहते हैं और गरीबी के क्या सूचक हैं। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। दोस्तों, गरीबी हमारे देश भारत में एक बड़ी समस्या है। हमारे देश की लगभग 1/4 जनसंख्या गरीबी या निर्धनता से पीड़ित है। आपने अपने दैनिक जीवन में दैनिक मजदूरों जो निर्माण कार्य करते हैं, ईंट भट्टों और घर में काम करने वाले दलित, बाल श्रमिकों को या फिर सड़क पर भीख मांगते हुए लोगों को देखा होगा। शहरों में रिक्शा चालक और ठेला चालक भी देखे होंगे। ये सभी समूह निर्धनता को दर्शाते हैं, क्योंकि ये सभी लोग अपनी न्यूनतम इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते, और वो न्यूनतम इच्छाएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। दिन भर काम करने के बाद भी इनकी ये इच्छाएं अच्छे तरीके से पूरी नहीं हो पाती। तो दोस्तों, गरीबी की एक सरल सी परिभाषा ये होगी कि वे लोग जो अपनी इन रोटी, कपड़ा, मकान की न्यूनतम इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, उन्हें गरीब कहते हैं। लेकिन गरीब की परिभाषा के और भी अलग अलग दिशाएं हैं, जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम पढ़ते हैं रामनाथ के बारे में, जो कि शहरी निर्धनता यानी कि अर्बन पॉवर्टी की बात बताएगा। रामनाथ की आयु लगभग 35 वर्ष है। वह एक कपड़ा मिल में काम करता है और प्रति माह काम मिलने पर 3500 रुपए कमाता है। वह अपने परिवार के साथ सूरत शहर के बाहर किराए के एक खपरेले कमरे में रहता है। उसके 3 बच्चे हैं, जिनमें बड़े लड़के की आयु लगभग 10 वर्ष है। रामनाथ की पत्नी कौशल्या देवी पास के मोहल्ले के 2 घरों में सफाई और खाना बनाने का काम करती है। उसकी आय भी लगभग 1500 रुपए प्रति मास है। इनका बड़ा लड़का भी एक ढाबे में काम करता है और उसे महीने में 800 रुपए मिलते हैं। दोस्तों, इस परिवार की सम्मिलित आय से भी घर का खर्च पूरा नहीं हो पाता। उनके भोजन में केवल रोटी और सब्जी होती है और उन्हें पौष्टिक आहार की कमी है। आय की कमी के चलते इस परिवार का कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। दूसरी कहानी हम पढ़ते हैं ग्रामीण निर्धनता के बारे में, यानी कि रूरल पॉवर्टी के बारे में।
हरभजन और उसका छोटा भाई भोला बिहार में बक्सर के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं। इनके पूर्वज सीमांत किसान थे, लेकिन शादी विवाह के अवसरों पर इन्होंने कई बार कर्ज लिया था, जिसकी वजह से उनकी जमीन पर अब महाजनों का कब्जा हो गया था। अब हरभजन के परिवार के पास कृषि योग्य कोई अपनी भूमि नहीं थी, इसलिए वे दूसरों की भूमि पर कृषि श्रमिक के काम में लगे हुए थे। उन्हें पूरा दिन खेतों में काम करने के लिए 117 से 161 रुपए तक मजदूरी या पारिश्रमिक मिलता है। अब दोस्तों, खेतों में काम करना एक मौसमी रोजगार है, तो जब खेतों में काम नहीं मिल रहा होता तो कृषि मौसम समाप्त होने पर वे शहरों में दैनिक मजदूर के रूप में अन्य काम करते हैं। दोस्तों, जिस तरह रामनाथ के परिवार को पर्याप्त भोजन और चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, वही भजन और भोला के साथ भी है। तो दोस्तों, इन दोनों कहानियों से हमें यह स्पष्ट होता है कि निर्धनता का क्षेत्र और उसकी मात्रा बहुत ही व्यापक है। निर्धनता का संबंध भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा जैसी सुविधाओं की कमी से है। निर्धन परिवार अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते और इन परिवारों के अधिकांश बच्चे स्कूल नहीं जाते या बहुत ही कम आयु में ही स्कूल छोड़ देते हैं। स्थायी रोजगार नहीं होने के कारण निर्धन व्यक्तियों का जीवन स्तर बहुत ही निम्न होता है, बहुत ही नीचा होता है और वे हमेशा सामाजिक उपेक्षा, अभाव और निराशा की दिशा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। किसी भी सभ्य समाज के लिए दोस्तों यह स्थिति असहनीय है। तो दोस्तों, इससे हम गरीबी के सूचकों के बारे में क्या जानते हैं? गरीबी के सूचक हैं आय, रोजगार, शिक्षा, शुद्ध पेयजल, आवास, स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार। ये सभी सूचक समाजशास्त्रियों द्वारा निर्धनता के स्तर को आंकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। समाज के जिस व्यक्ति, वर्ग या जाति को ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें निर्धन की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, इस प्रकार अब निर्धनता की व्याख्या अधिकांशतः सामाजिक निषेध, जिसे अंग्रेजी में सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं, और भेद्यता, यानी जिसे अंग्रेजी में वल्नरेबिलिटी कहते हैं, इनके आधार पर की जाती है। आगे हम बात करते हैं सामाजिक निषेध की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामाजिक निषेध को अंग्रेजी में सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं। इसका अर्थ है कि एक निर्धन व्यक्ति समाज से दूर रहता है, समाज में पाई जाने वाली सुविधाओं से भी वंचित रहता है। वह निर्धन व्यक्तियों के साथ ही एक ऐसे परिवेश या वातावरण में रहता है जहां उसे वे सुविधाएं नहीं प्राप्त होती जो समाज के धनी और संपन्न व्यक्तियों को प्राप्त होती हैं। सामाजिक निषेध निर्धनता का दोस्तों कारण भी है और उसका परिणाम भी है। इसके बाद हम बात करते हैं भेद्यता की, जिसे अंग्रेजी में वल्नरेबिलिटी कहा जाता है। दोस्तों, भेद्यता इस बात का माप है कि किन व्यक्तियों पर निर्धनता का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है और समाज का सर्वाधिक असुरक्षित समूह कौन सा है। दोस्तों, कुछ विशेष व्यक्ति या समुदायों में निर्धन होना या भविष्य में भी निर्धन बने रहने की संभावना ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए, शारीरिक रूप से अयोग्य और अपंग व्यक्ति, अनाथ बच्चे, विधवा महिलाएं और दलित और पिछड़े वर्ग के लोग निर्धनता के प्रति अधिक भेद्य यानी कि वल्नरेबल होते हैं और इन पर निर्धनता का आघात सबसे गहरा होता है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं गरीबी के दुष्चक्र के बारे में। रैगनर नर्क्स ने
अल्प विकसित देशों ने पूंजी निर्माण की समस्या के संदर्भ में कहा है कि इन देशों में चक्रीय रूप से जुड़ी हुई शक्तियां एक दूसरे पर ऐसी क्रिया और प्रतिक्रिया करती हैं जिससे एक निर्धन देश निर्धनता की स्थिति में ही बना रहता है। इसका अर्थ ये है कि किसी देश के लोग चाह कर भी निर्धनता के चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। नर्क्स ने इसे कुछ इस तरह से समझाया है कि आय कम होने के कारण हम कम बचत कर पाते हैं और देश में पर्याप्त पूंजी निर्माण नहीं होता, जिसके कारण कम आर्थिक विकास होता है। और अगर किसी भी देश में आर्थिक विकास कम होगा तो व्यक्तियों की आय यानी लोगों की आय कम होगी और इस तरह निर्धनता का दुष्चक्र बना रहेगा। दोस्तों, इसे ही गरीबी का दुष्चक्र कहते हैं। अंग्रेजी में गरीबी के दुष्चक्र को विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहा जाता है। हेलो दोस्तों, ये है आपके पाठ गरीबी के भाग 1 का डेली टेस्ट। आपका पहला प्रश्न है, निर्धनता का संबंध इनमें से किनसे है? भोजन, वस्त्र, चिकित्सा या ऊपर लिखित सभी? आपका अगला प्रश्न है, निर्धन व्यक्तियों का जीवन स्तर बहुत ही डैश होता है। इस खाली स्थान को पूरा कीजिए। ऊंचा, निम्न, खुशहाल या इनमें से कोई नहीं? आपका अगला प्रश्न है, सामाजिक निषेध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सोशल इंक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन, वल्नरेबिलिटी या सोशल प्रोग्रेस? आपका अगला प्रश्न है, भेदता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सोशल इंक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन, वल्नरेबिलिटी या सोशल प्रोग्रेस? आपका अगला प्रश्न है, गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत किसने दिया था? रैगनर नर्क्स, एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन या इनमें से कोई नहीं? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो जाहिर सी बात है, हम इसके अंदर कार्बन की बात करने वाले हैं और उससे जुड़े हुए कुछ यौगिक होंगे, उनकी बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इसमें हम क्या जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन की और साथ में हम जानेंगे कि सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं। शुरुआत करते हैं एक सवाल से कि कार्बन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं, अब तक हम 118 तत्व के बारे में ज्ञात कर चुके हैं। अब 118 तत्व हैं, परंतु फिर भी एक पूरा अध्याय आधारित है सिर्फ एक तत्व पे। ऐसा क्यों? कोई तो कारण होगा कि कार्बन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। हम जानते हैं कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों को ऑक्सीजन देने के लिए क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तब वो प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं जिससे ऑक्सीजन बनती है। अब यहाँ पर आप एक नाम देखेंगे, कार्बन। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं बना पाएंगे और ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो आप ये देख सकते हैं कि एक तरीके से हमारा जीवन निर्भर करता है कार्बन पे। और सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं है, दरअसल कार्बन और भी बहुत ज्यादा कारणों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
अब ये सब क्यों है ये हम इस चैप्टर के एंड तक समझ जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कार्बन को समझते हुए, परंतु उससे पहले हमें कुछ बातें जाननी है जो हम पहले से जानते हैं, परंतु एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है परमाणु क्रमांक। रसायन विज्ञान एवं भौतिकी में सभी तत्वों को एक अलग अलग परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर दिया गया है जो एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करता है। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1 और हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2। अब अलग अलग क्यों है? मान लीजिए हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का ही परमाणु क्रमांक 1 होता तो दिक्कत क्या हो जाती कि अगर कोई ये कहता कि मुझे एक ऐसा कंपाउंड या ऐसा एटम दो जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो हमें कंफ्यूजन हो जाती कि उसे हाइड्रोजन का एटम देना है या फिर हीलियम का। और इसीलिए हर अणु या हर एटम का जो परमाणु क्रमांक है वो अलग होता है। तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हरे रंग से दिखाया गया है वो प्रोटॉन है। और दरअसल ज्यादातर अणुओं में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ही होती है, परंतु यहाँ पर कुछ ऐसे एटम हैं जहाँ पर ऐसा नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है परमाणु क्रमांक। अब यहाँ पर परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? 3, यानी कि हमारा जो अणु है वो लिथियम का अणु है। चलिए अब एक और बात समझते हैं जो कि है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये क्या होता है? अणु, परमाणु या किसी अन्य भौतिक संरचना में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसे समझने के लिए आप इसे देखिए, आपको ये तो याद होगा ही, सेंटर में हमारा है नाभिक और उसके आसपास है KLMN शेल। इसमें होता क्या है कि K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसी तरीके से आगे चलता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे उसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डाला जाए। तो चलिए अगर इतनी बात समझ आ गई है तो शुरुआत करते हैं कार्बन को समझते हुए। अब कार्बन का क्या है कि वो धरती पर 3 अलग अलग रूपों में मिलता है और उसके जो तीनों रूप हैं उन्हें अपरूप कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं पहले अपरूप को समझते हुए, जो कि है ग्रेफाइट। यह हमारी पेंसिल्स में लगा होता है, जिससे लिखते हैं हम, वो ग्रेफाइट होता है। अब इसका क्या है कि यह बहुत ही मुलायम होता है। जाहिर सी बात है, आपने भी कई बार पेंसिल को जब छीला होगा तो वो छीलते ही कई बार टूट जाता है, तो ग्रेफाइट इतना ज्यादा मुलायम होता है। दूसरा, यह विद्युत का सुचालक होता है। तो अगर आप ग्रेफाइट पे एक जगह से तार जोड़ें और दूसरी जगह पे दूसरा तार लगाएं तो वहां पर जो विद्युत है वो प्रवाह कर जाएगी, बिकॉज यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका दूसरा अवरूप है डायमंड यानी कि हीरा। अब हीरा प्रकृति में मिलने वाला सबसे कठोर तत्व है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक अवरूप इतना मुलायम कि हाथ से टूट जाता है और दूसरा प्राकृतिक रूप से मिलने वाला सबसे कठोर तत्व। यहाँ पर डायमंड जो है वो विद्युत का कुचालक होता है और यह बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है। इसका एक और अवरूप है जिसका नाम है बकमिंस्टर फ्लोरीन, परंतु इसकी खोज हाल ही में हुई है और हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि इसमें 60 कार्बन के अणु होते हैं जो इसे एक फुटबॉल जैसा आकार देते हैं, और इसके अलावा हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। तो ये 3 अवरूप है जिस रूप में हमें कार्बन धरती से मिलता है। चलिए अब समझते हैं कार्बन के कुछ रासायनिक गुणों को। तो जैसा कि हम जानते हैं, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर या फिर हम कहें कि परमाणु क्रमांक है वो होता है 6। इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? 2,4, क्योंकि जो K शेल है उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बाकी के जो 4 हैं उन्हें हमें डालना पड़ेगा L शेल में। अब यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? फिर 4, क्योंकि बाहर वाला जो कोश है उसको पूरा करने के लिए या तो कार्बन को 4 अणु चाहिए या फिर 4 अणु त्यागने होंगे, और इसीलिए संयोजकता हो जाती है 4। कार्बन से बने तत्वों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है, कार्बन से बने इसलिए कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के यौगिक के उदाहरण हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं, संयोजकता कोश पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए नियॉन एक उत्कृष्ट गैस है जिसका परमाणु क्रमांक है 10 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8। यहाँ पर जो इसका बाहर वाला कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका बाहर का जो कोश है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है।
और इसीलिए इसकी अभिक्रिया बहुत कम होती है। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं हीलियम का, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो परमाणु क्रमांक 2, और क्योंकि जो के शेल है यानी कि सबसे पहला वाला शेल, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका भी बाहर वाला कोश पूर्ण है और इसकी अभिक्रिया कम है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि चैप्टर है कार्बन का और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्कृष्ट गैसों की, तो इनकी बात कर ही क्यों रहे हैं। दरअसल हर तत्व अपना संयोजकता कोश पूर्ण करना चाहता है, यानी कि जिस तरीके से उत्कृष्ट गैसों का कोश पूर्ण होता है, सारे तत्व चाहते हैं कि उनका कोश भी पूर्ण हो। क्यों? यही कारण है क्योंकि अगर कोश पूर्ण होगा तो वो भी अभिक्रिया कम करेंगे और हर तत्व चाहता है कि उसकी अभिक्रिया सबसे कम हो। और यही कारण है कि जो कार्बन है वो भी चाहता है कि उसका जो बाहर वाला कोश है वो पूर्ण हो। अब इसके लिए कार्बन को या तो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने होंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने होंगे, तभी उसका बाहर वाला कोश पूरा होगा। अब मान लीजिए कार्बन क्या करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आता है, तो क्या कार्बन ऐसा कर सकता है? दरअसल कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना मुश्किल है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो नहीं आएंगे। तो क्या कर सकते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। परंतु कार्बन ऐसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है जो कार्बन के पास नहीं होती। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी नहीं सकता, परंतु उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि क्या कार्बन अपना संयोजकता कोश पूर्ण नहीं कर सकता? दरअसल इसका उत्तर है कि नहीं, कार्बन ऐसा कर सकता है। तो अगर कर सकता है तो कैसे कर सकता है? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ना तो वो ले सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इस समस्या से बचने के लिए कार्बन दूसरे अणुओं के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है। अब इसका क्या मतलब है? सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं? इसे समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि शेयरिंग क्या होती है। मान लीजिए कि आपके जो ड्राइंग के शिक्षक हैं वो आपको कहते हैं कि आपको इंद्रधनुष बनाना है। अब उसके लिए आपको 7 अलग अलग रंग चाहिए, परंतु मान लीजिए कि आपके पास 6 रंग हैं और आपके पास लाल रंग नहीं है, तो आप इंद्रधनुष नहीं बना पाएंगे। परंतु यहाँ पर क्या है कि आपके दोस्त के पास लाल रंग है, तो आप क्या करेंगे? आप उससे कहेंगे कि भाई मुझे लाल रंग दे दे, मुझे इंद्रधनुष बनाना है। तो आपको आपका फ्रेंड क्या कहता है कि ठीक है तू लाल रंग ले ले, परंतु मुझे अपने बाकी 6 रंग दे दे, क्योंकि मुझे भी बनाना है, सर ने मुझे भी बनाने को कहा है। तो आप कहेंगे ठीक है तू मुझे लाल रंग दे, मैं बना लेता हूँ, उसके बाद तू भी बना लियो। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप दोनों का ही इंद्रधनुष बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया? आप दोनों ने मिलकर अपने जो कलर थे उनको आपस में बांट लिया। सहसंयोजी आबंध में भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे कि ये है कार्बन, जिसके बाहर वाले कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसे क्या चाहिए? 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? 4 हाइड्रोजन के एटम ढूंढ लेता है मान लीजिए। तो हाइड्रोजन को क्या है? हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जिससे उसका बाहर वाला कोश पूरा हो जाए। तो ये हाइड्रोजन को कहता है, 4 अलग अलग हाइड्रोजन को, कि तुम चारों क्या करो, मुझे 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो हाइड्रोजन कहते हैं नहीं भाई, मैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, मुझे खुद 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन क्या कहता है? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा, तुम मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दो, और हम क्या करते हैं? आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। तो हाइड्रोजन बोलते हैं ठीक है, क्योंकि अब हाइड्रोजन के पास क्या है? उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो उसका बाहर वाला कोश पूरा हो जाएगा। और अगर कार्बन हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 4 अलग अलग हाइड्रोजन से, तो उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो चारों हाइड्रोजन है उनका भी बाहर वाला कोश पूरा हो गया। और अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन का बाहर वाला कोश भी पूरा हो गया। तो यहाँ पर किसी ने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है, बल्कि इन्होंने क्या किया कि आपस में इलेक्ट्रॉनों को बांट लिया है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उसको कार्बन इस्तेमाल कर रहा है, और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है उसे हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहा है। और इस तरीके से जो ये दोनों ही कंपाउंड है वो अपना बाहर वाला कोश पूर्ण कर लेते हैं। यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH4, एक कार्बन का अणु है और 4 हाइड्रोजन के अणु है। इसे कहा जाता है मीथेन। और इस तरीके से जितने भी आबंध बनते हैं उन्हें कहा जाता है सहसंयोजी आबंध। चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया। तो सबसे पहले हमने बात करी कार्बन की, और उसके बाद हमने जाना कि सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं। अब इसके बारे में आपको पढ़ना है अपनी NCERT की किताब से कार्बन एवं उसके यौगिक वाले अध्याय में। जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है कार्बन में आबंधन और सहसंयोजी आबंध। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सहसंयोजी आबंध की,
कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति के बारे में और श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय क्या होते हैं उसे जानेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। क्विज 1। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक निम्न में से किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के, ऑप्शन बी उसके संयोजकता के, ऑप्शन सी अनुभार एंड ऑप्शन डी उसके नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन की संख्या के। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्बन का अवरूप नहीं है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी फ्लोरीन। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन एंड ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चौथा प्रश्न, निम्न में से किसके संयोजकता कोश को पूर्ण होने के लिए बस 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी कॉपर एंड ऑप्शन डी हाइड्रोजन। पांचवा प्रश्न, प्रकृति में मिलने वाला सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी गोल्ड एंड ऑप्शन डी प्लैटिनम। सही उत्तर फर्स्ट ए, सेकंड सी, थर्ड डी, फोर्थ डी एंड फिफ्थ बी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है कृषि। आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस अध्याय में हम भारतीय कृषि के बारे में जानते हुए भारत में कृषि का महत्व, भारत में कृषि भूमि उपयोग, शुष्क भूमि कृषि की विशेषताएं और गरीबों के उत्थान की योजनाएं इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत कृषि की दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र है। यहाँ विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। वर्ष भर पर्याप्त तापमान के कारण फसलों के लिए लंबा वर्धन काल मिल जाता है। इसके अलावा हिमालयों से निकलने वाली सतवाहिनी नदियों में ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से वर्ष भर जल रहता है, अर्थात इन नदियों को सदा नीरा नदियां भी कहा जाता है। साथ ही मानसूनी वर्षा भी भूमिगत जल और सतही जल का पुनः भरण करती है। भारत की कृषि संपदा को यह प्रकृति का अनूठा उपहार है। दोस्तों, मानसून के स्वभाव के कारण कृषि निर्धारण में वर्षा का बहुत महत्व है। अधिकांश भागों में 3 से 4 महीने तक ही बारिश होती है और वह भी असमान और अनियमित। इस कारण अधिकांश क्षेत्रों में एक ही फसल उगाई जाती है। मात्र 15% क्षेत्रों में ही साल में 2 से अधिक फसल उगाई जाती है और ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर सिंचाई की सुविधा होती है। इस प्रकार भारत के अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क खेती का प्रचलन है। दोस्तों, वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को शुष्क कृषि कहते हैं। आइए भारत में कृषि के महत्व को समझते हैं। कृषि भारत के आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर ही आधारित है। यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। कच्चे माल के लिए भी कृषि उत्पादों की जरूरत होती है, जैसे कपास, गन्ना, जूट इत्यादि। इसके अलावा कृषि का आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत बड़ी भूमिका है। राष्ट्रीय आय में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। देश की 24% आय कृषि से ही प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में कृषि भूमि उपयोग की। दोस्तों, कृषि पर आश्रित लोगों के लिए भूमि अत्यंत ही महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि यह कृषि पूरी तरह भूमि पर ही निर्भर है। इसलिए गांव में भूमिहीन और गरीबों के बीच सहसंबंध देखने को मिलता है, अर्थात जो भूमिहीन हैं वही अधिकांश गरीब हैं। दोस्तों, फसलों के उत्पादन में भूमि की गुणवत्ता का भी व्यापक महत्व है, जबकि अन्य आर्थिक क्रियाकलाप जैसे उद्योग, परिवहन और आवास, इनके लिए भूमि की गुणवत्ता ज़्यादा महत्व नहीं रखती। ये बंजर और ऊसर भूमि पर भी लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, स्थायी संपत्ति होने के कारण
भूमि का सामाजिक महत्व भी है। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। कर्ज के लिए इसे गिरवी भी रखा जा सकता है। इसके अलावा भूमिहीन इन सब लाभों से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, कृषि योग्य भूमि में 4 तरह की भूमि सम्मिलित की जाती है। पहला है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, चालू परती भूमि, अन्य परती और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। जनसंख्या के बढ़ने से कृषि योग्य भूमि पर काफ़ी दबाव बढ़ गया है और इसका गैर कृषि कार्यों में लगा उपयोग बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कृषि में उत्पादन 2 ही रूपों में बढ़ाया जा सकता है। पहला है प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि और दूसरा है शस्य गहनता कृषि। शस्य गहनता कृषि का मतलब है जब हम एक वर्ष में एक ही भूमि पर एक से अधिक फसलों को उगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो उसे शस्य गहनता कहते हैं। दोस्तों, हमें यह भी जान लेना चाहिए कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को शुष्क भूमि कृषि कहते हैं तथा 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। तो चलिए शुष्क भूमि कृषि की विशेषताओं को समझते हैं। दोस्तों, शुष्कता के कारण यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। मिट्टी की ऊपरी परत का वायु द्वारा कटाव होता रहता है। इस प्रकार की भूमि पर अधिकांशतः गरीब किसान खेती करते हैं। यहाँ पर वर्षा जल को संरक्षित किया जाता है ताकि शुष्क समय में उसका उपयोग किया जा सके। जैसा कि हम जानते हैं, गरीब किसान और शुष्क भूमि कृषि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए गरीब किसानों के उत्थान के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। सरकार ने ग्रामीण किसानों के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, रोजगार के बदले अनाज कार्यक्रम तथा नरेगा आदि कार्यक्रमों को चलाया है। कृषि की नई तकनीकों और उत्तम किस्म के बीजों की व्यवस्था की जा रही है। पशुपालन और मुर्गी पालन को भी कृषि सहायक कार्यों के रूप में विकसित किया जा रहा है। कुटीर एवं लघु उद्योगों को भी विकसित किया जा रहा है। कृषि। पहला प्रश्न है, भारत में कितनी भूमि में साल में 2 से अधिक फसल उगाई जाती है? 25%, 30%, 15%, 40%। हिमालय से निकलने वाली नदियों को क्या कहा जाता है? धौलानीरा, सदानीरा, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। 75% सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को क्या कहते हैं? शुष्क भूमि, आर्द्र भूमि, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। शुष्क भूमि कृषि की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इस प्रकार की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। मिट्टी की ऊपरी परत का वायु द्वारा कटाव होता है। इस भूमि में अधिकांश गरीब किसान खेती करते हैं। उपरोक्त सभी। कृषि योग्य भूमि में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र, चालू परती भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, इनके सही उत्तर हैं। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। यह वीडियो BEPC के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।